नमस्कार। अकेले और निर्धन बुजुर्ग, विधवा महिलाओं की सहायता एवं आंखों की सुरक्षा के लिए तत्पर तारा संस्थान के कार्यक्रम एक आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललित बाबू को रिटायर हुए 10 साल हो गए थे। बेटे बहू दोनों जॉब में थे, व्यस्त रहते थे। पत्नी की मृत्यु हुए भी 5 साल हो चुके थे। बहुत बोर हो जाते थे शहर में। सोचा क्यों न गांव चल के रहा जाए। गांव में कोई ज़मीन तो नहीं थी पर उनका घर अपना था। तो गांव पहुँचे, सोचे यहीं रहूँगा। गांव में जब रहने लगे तो एक छोटी सी बच्ची आती थी उनके साथ बातें करने, खेलने। और उस बच्ची ने कहा कि अंकल क्या आप मुझे पढ़ाओगे? तो बोला हाँ हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं तो टीचर रहा हूँ तो मैं पढ़ा लूँगा। तो बोला अंकल आप 4 बजे मेरे घर आ जाना, पीपल के पेड़ के पास ही मेरा घर है। 4 बजे ललित बाबू वहाँ पहुँच गए। तो उस छोटी सी बच्ची की माँ जिसका नाम संजना था वो आई और बोली कि अरे बाबूजी आपको तो मैं पहचानती हूँ, मेरी मम्मी अंजना जी को आप पढ़ाते थे। तो ललित बाबू को लगने लगा कि अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी इसकी माँ को भी मैंने पढ़ाया है। परंतु उन्होंने अपने लिए धीरे धीरे करके बच्चों को पढ़ाने का काम ढूंढ ही लिया। जो पहले सोच रहे थे कि अब थोड़ा डल हो रहा है, जबकि शरीर से चुस्त दुरुस्त थे, दिमाग भी अच्छा चलता था, कोई कमी नहीं थी शरीर में। परंतु वो अकेलापन, बोरियत, उसको कैसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से बदला जाए वो सोच नहीं पा रहे थे। और उस छोटी सी बच्ची ने उन्हें ये उपाय बता दिया। एक आवाज़ के हर एपिसोड में हम आपके मुलाकात किसी ज़रूरतमंद से करवाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवा रहे हैं अंजलि जी से। अंजलि जी पिछले 3 साल से आनंद वृद्धाश्रम की सदस्य हैं। आइए इनसे बातचीत कर अंजलि जी की उन पुरानी यादों को फिर ताज़ा करते हैं। वो सुनहरी यादें जो एक वृद्ध का असली खजाना होती हैं। अंजलि जी लगभग 3 साल से आनंद वृद्धाश्रम में आवास कर रही हैं। इन्होंने कहा कि जब हम यहाँ आए थे हमारी वापस जाने की इच्छा ही नहीं होती, इतना अच्छा लगता है हमें यहाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी मुझे जो ध्यान है कि आप जब आनंद वृद्धाश्रम स्टार्ट हुआ था, हाँ। फरवरी 2011 में, हाँ। और उसके थोड़े से समय बाद आए थे। आप कब आए थे यहाँ पे? शायद 8 तारीख को आ गया था। 8 फरवरी 2011 को, 8 फरवरी 2012 को आप यहाँ पर आ गए थे। हाँ। और 3 फरवरी 2012 को आनंद वृद्धाश्रम स्टार्ट हुआ था। हाँ। तो यहाँ मतलब कैसे आए आपको, कैसे? हमारा वो जी मनीषा है ना, हमारा ननद के हस्बैंड है मैनी साहब। हाँ। वो ननद ने फोन किया जैसा ऐसा बात है, तुम लोग सोचो आएगा कि नहीं, 2 दिन आकर के बोल के चले जाएगा, वो नहीं होगा, तुम लोग को सोच के आओ। हाँ। तो बोले ठीक है, हम और आपको अंकल दोनों सोच लिया, सोच के बोले हाँ आ जाएंगे। फिर आप जब यहाँ आए तो हाँ। वहाँ और यहाँ में मतलब आपको कैसा लगा? यहाँ आने पे क्या अच्छा लगा वहाँ से? वहाँ से यही अच्छा लगा, इसीलिए वहाँ एकदम अकेले अकेले बोर हो जाना, बीमार पड़ने से देखने वाला कोई नहीं, फिर खबर देंगे वो लोग आए ये हो। तो यहाँ आने से हमको वो सब तकलीफ नहीं हुआ। यहाँ सब है ना, यहाँ पर आने से चौधरी हॉस्पिटल में आप लोग ले जाते थे, वहाँ दिखाते हैं, यहाँ घर में डॉक्टर दिखाते हैं, सब कुछ हमारा कोई मुश्किल नहीं हुआ है यहाँ पर। मुश्किल नहीं हुआ, मतलब आपकी जिंदगी आसान हो गई यहाँ। हाँ, यहाँ आए हाँ, तो आपकी जिंदगी आसान हो गई कलकत्ता के मुकाबले। हाँ, कलकत्ता मुकाबले कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा है। यहाँ ज्यादा आसान है। हाँ, ज्यादा आसान है, ज्यादा अच्छा है यहाँ। अभी भी अच्छा ही है। अच्छा है यहाँ। हाँ। कलकत्ता की रहने वाली अंजलि आंटी ने बताया कि किस प्रकार आनंद वृद्धाश्रम की सदस्य बनी। इनके बच्चों को भी नहीं पता था जब वो यहाँ आई। फिर कलकत्ता से जब यहाँ आए तो आपको कैसा लगा? मतलब कलकत्ता में आप कहाँ रहते थे? दमदम में रहता है।
अच्छा, दमदम में रहते थे। दमदम में एयरपोर्ट है ना, हाँ, वो हाँ। अगल बगल में, उसका नाम वहीं रहता था। तो वहाँ आपका खुद का घर था, क्या था? नहीं, भाड़ावाड़ी में था। भाड़े में रहते थे? हाँ। तो भाड़ा कैसे देते थे अंकल? तो वो मनी साहब है ना, हाँ। उसका बेटा आप देखे हैं? हाँ, हाँ, वो विक्की। लोग रुपया भेजता था। अच्छा, अच्छा। वो लोग रुपया भेजता था, और हमारा सबसे बड़ा ननद था, उसका लड़का लोग देता था। अच्छा, तो वो भाड़ा आप वहाँ देते थे और भाड़े में ही रहते थे अंकल और खाना- आप? खाना मतलब अकेले रहते थे? कोई आपके साथ, आपके कोई बच्चे, आपके ना। आपके बच्चे कितने हैं? हमारा तो 3 लड़का और 1 लड़की। 3 लड़के और 1 लड़की। हाँ, लड़की और लड़की को बेटी वो लोग आता था हमारा हाँ, पास। हाँ। आज छोटा लड़का रहता था कलकत्ता में, वो आता था कभी कभी, थोड़ा पैसा वैसा देता था, खास नहीं। और बड़ा यहाँ जो लड़का आया था वो तो पंजाब में रहता था, वो अपना काम करता था वहाँ। तो वो लोग नहीं आया कभी, यहाँ आने को बाद ही आया। यहाँ आने के बाद ही आए वो पंजाब वाले जो लड़के हैं? उसको पता ही नहीं था हम यहाँ पर आया। अच्छा, पंजाब में जो लड़के थे उनको नहीं मालूम था कि आप यहाँ पर आए? नहीं, हम खबर ही नहीं दिया उसको। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, नौकरी या व्यवसाय करने लगते हैं, माता पिता बड़ी लगन से उनका परिवार बसाते हैं। उसके बाद बच्चों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे। बाकी जो 2 लड़के थे आपके, वो कहाँ थे? बड़ा लड़का कानपुर में था। वो अच्छा। तो हमारा यहाँ आने से थोड़ी दिन बाद गुजर गया, हार्ट अटैक हुआ थोड़े था। दिन पहले या थोड़े दिन बाद? थोड़े दिन बाद यहाँ पर आने को यहाँ आए उसके थोड़े दिनों बाद वो गुजर गए? गुजर गए। कानपुर में है। वो कानपुर में रहते थे? हाँ। और 1 लड़का कलकत्ता में था? हाँ, छोटे वाला। छोटे वाला। तो वो आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं। क्यों? क्यों बता, क्या बोलूं, ये तो दुनिया जानेगा। ये तो आजकल का जमाना है, लड़का को कोई बहू रहने नहीं देता, बहू पसंद नहीं करता। करीब करीब सभी माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, चाहे उन्हें अपनी खुशियों को भी दांव पर लगाना पड़े। अंकल पहले दुर्गापुर स्टील में नौकरी करता था। अच्छा। फिर वो छोड़ दिया, छोड़ के वो बिजनेस करता था। किस चीज का? कोयले को। अच्छा। वहाँ तो कोयले को बिजनेस ज्यादा चलता था। और आपको अंकल बहुत खर्चीला आदमी था। किसको शादी ना हो, किसको बीमार हो, ये सब दे देता था। मतलब आप अंकल सबको ऐसे यूं डोनेट कर देते थे कि भाई हाँ। किसी को जरूरत हुई तो हाँ। पैसा दे दिया? हाँ। किसी अच्छा। को शादी ना हो, हाँ। किसी को घर को नहीं चलता है, ऐसे दे दिया। देते देते हमको भी ऐसी हालत हो गया। मतलब उन्होंने अपने लिए कुछ बचाया ना, नहीं? अपने लिए कुछ नहीं रखा, जो था सब। अंजलि जी अब यहाँ एक घर की तरह रह रही हैं। उन्हें इस बात का भी मलाल नहीं कि कोई उनका अपना फ़ोन करके भी याद नहीं करता। आपको अंकल जी मर जाने को बाद कोई 1 पैसा भी नहीं देता है। आपको कल्पना जी अच्छा। पूछा था उस दिन, आपको जितना रुपया आता है, बोले आपको हमारा, आपको अंकल जी डेथ होने के बाद उसको मामा चला गया तो क्या, हमको फोन करके पूछता नहीं कोई। जिंदगी में जीवन साथी की बहुत महत्ता है। वो जब तक साथ रहता है तो एक अदृश्य कॉन्फिडेंस मन में रहता है। सुख दुख दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहता तो उसकी यादों के सहारे ही जीना होता है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है जो चलता रहता है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।
बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, बहुएं अपने बच्चों और परिवार की केयर करने लग जाती हैं। ऐसे में उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि घर के अपने बुजुर्गों के लिए थोड़ा समय निकालें। लेकिन आपको यूं नहीं लगता है कि जैसे मतलब एक तो आप यहाँ रहते हो और एक अपने लोगों के बीच में रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, लेकिन आप वहाँ नहीं रह करके आपने यहाँ रहना ज़्यादा पसंद किया, तो मतलब क्या आपको क्या लगता है कि कारण क्या है यहाँ मतलब? कारण यही है, वो लोग अपना काम करता है, अपना नौकरी जाता, अपना ध्यान में रहता, हमको इतना ध्यान कौन देगा। टाइम में खाना मिल जाता, वो करता, वो बात अलग है। लेकिन लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग अपना धुन में रहता है, वो बच्चा पढ़ाना, उसको बच्चा देखना, ये आंटी की शादी का भी जिक्र हो आया तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी और इस कारण से उनकी पढ़ाई भी छूट गई। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हम एकदम माध्यमिक तक पढ़ा। माध्यमिक, टेंथ पढ़ाई की। और शादी कब हुई आपकी? हमको शादी 15 साल उम्र में हुआ। 15 साल की उम्र में शादी हो गई थी आप? एक माध्यमिक दिया शादी को बाद। अच्छा, शादी के बाद आपने माध्यमिक दिया? पास हो गए थे या नहीं हुए थे? पास हो गए। फिर अंकल ने आगे पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला? नहीं, घर वाले लोग नहीं बोला। नहीं, पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला तो? असली बात है क्या, बच्चा हो गया ना, पढ़ाई हुआ नहीं, इसलिए बच्चा होने को बात से होता नहीं। हाँ। घर एक ऐसी जगह होती है, वहाँ इंसान का मन लगता ही लगता है। मेरे ख्याल से घर उसे ही कहा जाता है जहाँ प्रेम मिलता है। तारा संस्थान के लिए मतलब आप जो हमारे टीवी पे देख रहे हैं प्रोग्राम, तो उनको तारा संस्थान के लिए कुछ आप अगर कहना चाहें तो आप बताइए। तारा संस्थान में जब से हम आया है यहाँ, उसको तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सुन के आया है, हम बहुत आदमी देख के जा करके आता है, हम सुन के आया है। सुन के आकर के हमारा इतना अनुभव हुआ, ये अनुभव हम छोड़ नहीं सकता और जाने भी नहीं सकता, जाएगी भी नहीं, यह रह जाएंगे मरने तक। आज हमने बात की अंजलि आंटी से। अंजलि आंटी आनंद वृद्धाश्रम में उस समय आए थे जब आनंद वृद्धाश्रम एकदम शुरू हुआ था, और आप हमारे एक डोनर हैं मैनी साहब, उन्होंने यहाँ अंजलि आंटी को भेजा था और आंटी और अंकल दोनों यहाँ आए। तो मुझे लगता है कि जो तारा संस्थान में हम जो आनंद वृद्धाश्रम में जो भी लोग रह रहे हैं, वो अगर कोई भी जना ये कहता है कि भाई मैं जीवन भर यहीं रहना पसंद करूँगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम उन्हें उतना सम्मान, उनको जो चाहिए वो हम दे पा रहे हैं, तभी वो हमारे पास रहने के लिए तैयार हैं। और कोशिश ये रहती है कि हम उन्हें वो सब कुछ दें जिसके वो हकदार थे। उन्होंने बहुत अच्छा जीवन सबने यहाँ पर जिया है, और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि उनकी उम्र की ये अवस्था उसी अच्छे तरीके से बिताई जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आंटी आपका भी बहुत धन्यवाद। आप यहाँ इतनी देर बैठे, अपन ने बहुत सारी बातें की, और जितना बैठते हैं बहुत सारा आपको जानने को भी मिलता है, आपसे बात करने को भी मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये है अनीता जी। इनके पति स्वर्गीय श्री राजकुमार जी का आकस्मिक निधन सन 2006 में हो गया था। ये थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही हैं। आय का कोई नियमित साधन नहीं होने के कारण इन्हें अपने बच्चों के साथ परिवार को चलाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके एक 15 साल का बेटा, 14 व 12 साल की 2 बेटियां हैं, जिनके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। तारा संस्थान गौरी योजना के माध्यम से इन्हें हर महीने
1000 रुपये नकद उपलब्ध करवा रहा है ताकि अनीता जी को अपने परिवार की जिम्मेदारियां वहन करने में कम कष्टों का सामना करना पड़े। इन सारे सेवा कार्यों की सफलता के पीछे एक मजबूत नींव है, मजबूत नींव जो दिखाई दे रही है और कई बार नहीं भी दिखाई देती है, हमारे उन श्रद्धालु दानदाताओं की, जिनके भेजे गए आर्थिक सहयोग की बदौलत तारा संस्थान ये सारे सेवा कार्य कर पा रही है। उनके बगैर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा अनेकों धन्यवाद सारे श्रद्धालु दानदाताओं के लिए है कि उनका ये जो सहयोग मिल रहा है उससे तारा संस्थान की जो भी गतिविधियां हैं वो गतिमान हो रही हैं, और ये सहयोग वैसा ही बना रहेगा तभी हम आगे भी जिन लोगों को आप वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, समाधान देख रहे हैं, तो ये समस्याएं तो जस की तस है, पर समाधान आपके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक पत्र पढ़कर सुना रही हूँ। ये पत्र है श्रीमान भूपेंद्र कुमार जी जैन साहब का। निर्धन निराश्रय वृद्ध जनों का जो बीड़ा आपने उठाया है उसके लिए आप प्रशंसा एवं पुण्यार्जन के पात्र हैं। मैं कामना करता हूं कि आप अपने इस लक्ष्य में सफल हों तथा जन्म जन्मांतरों तक इस पुण्य का सुफल प्राप्त करते रहें। मैं स्वयं 80 वर्षीय वृद्ध हूँ तथा वृद्धावस्था में होने वाले दुख संताप से भली प्रकार परिचित हूँ। कोई भी काम करने में, चलने फिरने में असमर्थ हूँ। अपनी पेंशन से बचाकर 5000 रुपये का ड्राफ्ट संलग्न है। कृपया मिलने पर रसीद अवश्य भेजें। सिर्फ और सिर्फ ऐसे दानदाताओं की वजह से ही तारा संस्थान और तारा संस्थान की तरह अनेकों संस्थान जो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत राहत मिल रही है। जब भी आपको समय हो आप उदयपुर ज़रूर आएँ और तारा संस्थान की गतिविधियों को देखें। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।